हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, यानी कि हमारा जो है इससे पहले क्लास में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो चुका है दोस्तों। आज हमारा यह द्वितीय विभक्ति का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आइए हम इसमें जो पहले वो जो है इसमें पहला सूत्र पढ़ेंगे, जो है उपान मध्यांग वश, यानी कि उप अनु अधि आंग और वश धातु यदि साथ में हो तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। और जो है और दो सूत्र है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ऊपर हमारा जो है यह जो है कारक का जो प्रकरण है, कारक प्रकरण जो है हमारा किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो कंपटीशन की जो पेपर होता है यूपी टीटी पीटी एलटी ग्रेड, वहाँ की परीक्षाओं में जो है कारक से जो है प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई 4 में भी यह जो है कारक से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और जो है हमारे यहाँ पर जो है दोस्तों जो है कक्षा जो है क्लास 9th और 12th, यानी कि 9th और 12th के बच्चों के लिए भी यह कक्षा जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि यह जो है कौन कौन पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यदि कहीं भी यदि कंपटीशन का कोई भी हम पेपर दे रहे हैं तो वहाँ जो है कारक से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो छोटे जो बच्चे हैं 9th और 10th के, वह भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह उन सभी के लिए यह कक्षा जो है इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल का नाम है दोस्तों यमएस क्लासेस वन बाय माला मैम। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सूत्र की तरफ पढ़ते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक करता है और उसमें कर्मणी द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा सूत्र था दोस्तों कर्म कारक का, कर्तृप्सितम तमम कर्म। ठीक है, पहले सूत्र का नाम था कर्तृप्सितम तमम कर्म। पहला था, यह हमारा पहला सूत्र था दोस्तों, कर्तृप्सितम तमम कर्म। यह सूत्र हमारा कहता है, कर्तृप्सितम तमम सूत्र ये हमारा कहता है कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उस पे हम जो है उसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होकर जो है कर्मणि द्वितीया एक हमारा सूत्र है दोस्तों। कर्मणि द्वितीया से उसमें जो है द्वितीय विभक्ति लग जाता है। ठीक है, क्या लगेगा, एक हमारा सूत्र है, पहला सूत्र जिसका नाम है कर्तुरिप्सितम तमम कर्म। जो है कर्ता जिसका कर्ता का जो इप्सित तम हो, जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। और एक दूसरा सूत्र है जिसका नाम है कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान लगता है, यानी कि द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसका जो है आगे हम जो आज का जो सूत्र हमारा है, यह जो है कहता है, यह सूत्र हमारा कहता है दोस्तों कि एक वश धातु है। क्या है, वश धातु है। वश धातु यानी निवास करने के अर्थ में है, रहने के अर्थ में है दोस्तों वश धातु। तो यह वश धातु कहता है, यह सूत्र कहता है यदि इसके पूर्व में यानी इसके पहले यदि हम अधि लगा दें, ठीक है, अधि लगा दें, अपि लगा दें, सॉरी, अधि लगा दें, उप लगा दें, अनु लगा दें, आंग लगा दें, तो जो है उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। यानी कि जहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो रहा था वश धातु के आने पर, तो वहाँ पे जो है यदि हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सूत्रों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसमें 4 उपसर्ग लगा हो दोस्तों। पूछेगा इस जो है सूत्र में कितने उपसर्ग है, 4 है। कौन कौन सा है, उप है, अनु है, अधि है और आंग है। ठीक है, क्या है, उप है, अनु है, अधि और आंग है। आंग से आ का बोध होता है। ठीक है, किसका होता है, आंग से आ का बोध होता है। वश धातु के पहले लगा, यानी वश धातु के पहले यदि लगा हो तो उसका जो है आधार की कर्म संज्ञा होगी। यहाँ की वश वश का अर्थ होता है निवास, निवास अर्थ में, यानी निवास करने के अर्थ में होता है वश धातु का प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों कितने उपसर्ग हो गए, 4 उपसर्ग हो गए। वो कितने धातु, एक धातु, यानी कि यह 4 ही उपसर्ग जो है वश धातु के साथ लगेगा। एक्स्ट्रा 5वां उपसर्ग जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग है, उप अनु अधि आंग, यह 4 उपसर्ग है। ठीक है, यह कहता है, यह उपसर्ग यह हमारा सूत्र कहता है दोस्तों कि इनमें उप अनु अधि आंग इनमें से कोई उपसर्ग यदि पूर्व में हो तो वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, इसकी संज्ञा होगी आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक ठीक है दोस्तों, यानी कि जहाँ
सप्तमी लग रहा था वहाँ पे द्वितीया लगेगा। कब लगेगा? जब वश धातु के साथ यह चार उपसर्ग कोई एक, चारों में से कोई एक उपसर्ग यदि पहले आ जाता है तो। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, यह चारों उपसर्ग एक साथ नहीं लगाना है, एक किसी एक उपसर्ग को लगाना है, या तो उप को, या तो अनु को, या तो अधु को, अधि को, या तो आ को। ठीक है, चारों को एक साथ नहीं लगाएंगे, अलग अलग से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है राजा नगर में निवास करता है। ठीक है, क्या होगा? राजा, क्या होगा दोस्तों? राजा नगर में निवास करता है या रहता है। ठीक है, रहता है या निवास करता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? राजा, राजा नगरम अनुवसति। ठीक है, राजा नगर में रहता है। ठीक है, दूसरा है राजा नगरम अधिबस्ति, राजा नगर में निवास करता है। राजा नगरम उपबस्ति, राजा नगर में जो है रहता है। एक अर्थ एक ही होगा दोस्तों, रहने के अर्थ में राजा नगर में जो है निवास करता है, राजा नगर में रहता है और जो है राजा नगर में रहता है। यहाँ पे मुनि ग्राम में अनुवद, मुनि गांव में रहता है। क्या है इसका? क्या होगा दोस्तों? मुनि गांव में रहता है। ठीक है, मुनि गांव में रहता है, गांव में रहता है, तो क्या बनेगा? मुनि ग्रामम अनुवसति। ठीक है, मुनि ग्रामम अनुबस्ति, या तो मुनि ग्रामम आवस्ति, मुनि ग्रामम उपबस्ति, मुनि ग्रामम अधिबस्ति, मुनि ग्रामम अनुबस्ति। यानी कि चार तरह इसको हम बना सकते हैं, चारों उपसर्ग का अलग अलग प्रयोग करके। ठीक है, और एक बना लेते हैं दोस्तों, जैसे वह, क्या होगा? वह गांव में रहता है। क्या है? गांव में रहता है। ठीक है, तो क्या होगा? सह ग्रामम, ग्रामम अनुवस्ति। क्या होगा? सह ग्रामम अनुवस्ति। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा? सह ग्रामम, सह ग्रामम अनुवस्ति। ठीक है, अनुवस्ती या उपवस्ती या फिर अधिवस्ती या आवस्थी, किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। इसका क्या करना है दोस्तों? वश धातु होगा, उसके पूर्व में किसी एक चार उपसर्ग है जिसमें किसी एक का हम प्रयोग करेंगे और रहने अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह सूत्र हमारा हो गया। सूत्र हमारा क्या था? उपान जो है अधि आंग वश है। ठीक है, तो पूछेगा इसमें जो है पहला प्रश्न पूछेगा बच्चों दोस्तों कि यह इसमें कितने उपसर्ग है? चार उपसर्ग है। किस धातु का प्रयोग किया जा रहा है? तो वश धातु का प्रयोग किया जा रहा है। वश धातु क्या अर्थ होता है दोस्तों? रहने अर्थ में। ठीक है, रहना, किसी स्थान पे रहने के अर्थ में जो वश धातु का प्रयोग होता है। अगला हमारा सूत्र है अंतरा अंतरेर युक्ते। अंतरा और अंतरेर के युक्त में योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो इसकी योग में भी द्वितीया लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? इसकी योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसके यह अव्यय है, अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, वहाँ आधार था, आधार के योग में जो है आधार के स्थान पर जो है द्वितीय विभक्ति लग रहा था दोस्तों। ये हमारा क्या है? अंतरा और अंतरेर जो है अव्यय है। क्या है? अव्यय है, और अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, अंतरा का अर्थ होता है मध्य में, अंतरेर का अर्थ होता है बिना। ठीक है, मध्य में और बिना के अर्थ में जो है अंतरा और अंतरे का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा पहला है गांव, दो गांवों के बीच नदी बहती है। क्या है? दो गांव है, यानी एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, और दोनों के बीच में नदी बहती है, यानी कि एक गांव ऊपर है और एक गांव नीचे, और इसी के बीच में जो है नदी बह रही है। ठीक है, एक गांव नीचे एक गांव ऊपर है, इसी के बीच में नदी बह रहा है। तो कहा दो गांवों के बीच नदी बह रही है, तो क्या होगा? अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती। क्या होगा? अंतरा ग्रामम नदी, यानी मध्य में बीच में बह रही है, तो उसके लिए हम अंतरा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीच में नदी बह रही है तो अंतरा का प्रयोग करें। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती। क्या बह रही है? नदी बह रही है, तो जो बह रही है उसमें जो द्वितीय लगेगी अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती। ठीक है, यह हो गया। दूसरा हमारा है जो है राम के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। राम के विषय में कुछ भी नहीं जानता, बिना के अर्थ में, यानी कुछ उनको हम नहीं जानते हैं। तो रामम अंतरे न किंचत अपि जानामि। राम के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ।
जानता हूँ तो रामम हो जाएगा, जो है बिना के अर्थ में, या कुछ भी नहीं जानता हूँ तो अंतरेर न किंचित जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह तो अंतरा अंतरे का प्रयोग करके बिना और मध्य के प्रयोग में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूत्र कौन था दोस्तों? अंतरा अंतरेर संयुक्ते। अंतरा और अंतरेर के युग में जो है अव्ययों का जो है द्वितीय विभक्ति होगा। तो हमने बताया दो गांवों के बीच नदी बहती है, दो गांव है, तो अंतरा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम के बिना विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ तो रामम अंतरे न किंचित अपि जो है जानामि, राम के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया दोस्तों। आइए चलते हैं तीसरे सूत्र की तरफ। तीसरा सूत्र यहाँ पे हमारा है काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, यानी कालवाची या मार्गवाची के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगा। क्या होगा दोस्तों? काला धोनो अत्यंत संयोगे, कालवाची और जो है मार्गवाची, यानी समय, कालवाची यानी समय का बोध कराता है, और मार्गवाची जो है मार्ग का बोध कराता है। ठीक है, तो समयवाची और मार्गवाची के योग में जो है द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो क्या है, इसको अलग करेंगे तो काला ध्वनो अत्यंत संयोग। ठीक है, बहुत अधिक जो है संयोग होने पर। ठीक है, अत्यंत संयोग गम्यमान हो तो कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कि बहुत अधिक जो है जो है उन दोनों में अत्यंत संयोग हो तो उस स्थान पे हम जो है कालवाची और मार्गवाची का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रयोग करके कौन सी विभक्ति लगाएंगे दोस्तों? तो द्वितीय विभक्ति वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अत्यंत संयोग गम्यमान हो तो कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं। कालवाचक यानी समय के अर्थ में हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा है कि महीने भर लगातार पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह। तो हम यहाँ वह भी ले लेते हैं। ठीक है, वह महीने भर जो है साल भर पढ़ता है। तो क्या होगा? सह सह मासम अधीते। ठीक है, महीने भर तो मासम में लगातार, यानी कि उसमें जो है लगातार पढ़ता है और उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट न हो। ठीक है, लगातार पढ़ता है और रुकावट न हो तो वहाँ पे जो है उसकी जो है कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो रही है, ऐसे लगातार पद में द्वितीय विभक्ति होगी। क्या होगा? कोई क्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो है पढ़ने की क्रिया हो रही है और लगातार हो रही है। क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है और लगातार हो रही है। पढ़ने की क्रिया यदि पढ़ने की क्रिया यदि लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, यानी लगातार, यानी उसमें कोई भी विराम नहीं हो रहा, कोई रुकना नहीं है, लगातार वो पढ़ रहा है, तो लगातार क्रिया होने के अर्थ में जो जब है इसमें जो है कालवाची शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मासम अधीते, सह मासम अधीते, वह महीने भर लगातार पढ़ता है। ठीक है, सह मासम अधीते, वह महीने भर लगातार पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कालवाची। और मार्गवाची का है कि मार्ग किस प्रकार है, टेढ़ा है, सीधा है, किस प्रकार है। तो है, तो एक है कोश भर लगातार, कोश भर लगातार पढ़ता है। ठीक है, तो क्रोशम अधीते। ठीक है, मार्गवाची कोश भर लगातार पढ़ता है तो कोशम अधीते। ठीक है, और जो है कोश भर पर्वत है तो कोशम गिरी जो है कोश भर पर्वत है। क्या है? कोशम गिरी, कोश भर जो है पर्वत है। ठीक है, छात्र कोष भर लगातार पढ़ता है। क्या है? छात्र कोष भर लगातार पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्र कोष भर लगातार पढ़ता है, तो यहाँ पे छात्र होगा दोस्तों। छात्र कोष भर लगातार पढ़ता है तो छात्रः क्या हो जाएगा? छात्रः छात्रः जो है छात्र कोष पर लगातार पढ़ता है तो छात्र क्रोशम अधीयते। क्या हो जाएगा? छात्रम क्रोशम अधीते, क्रोशम अधीते। ठीक है, छात्र जो है कोष पर पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र होगा, छात्र कोष भर पढ़ता है। ठीक है, तो हमारा हो गया। और दूसरा है कोष भर पर्वत, यानी लगातार जो है, लगातार जो है क्रिया लगातार हो रही है तो इसमें जो है मार्गवाची और कालवाची का प्रयोग करें। तो कोष भर क्या हो रहा है दोस्तों? कोष भर पर्वत, मतलब बहुत यहाँ से पर्वत स्टार्ट हुआ तो लगातार यहाँ तक जो है, यहाँ तक लगातार जो है
पर्वत था। तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक रहा, यानी कोस भर लगातार पर्वत था। उसमें कोई ऐसा यदि बीच में रुकावट होती तो कोस भर से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ रुक गया, फिर यहाँ, तो यह कोस भर नहीं होता है। लगातार कोस भर पर्वत है तो कोशम गिरी, यानी कि कोस भर पर्वत है तो कोशम में जो है क्रोशम में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, क्रोशम गिरी, कोस भर पर्वत है। ठीक है, अगला है कोस भर तक नदी बह टेढ़ी, यानी कि बहुत दूरी तक जो है नदी हमारी टेढ़ी है। कैसे है? जैसे यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ नदी, तो यहाँ तक जो है हमारी नदी जो है टेढ़ी है। ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे हमारी नदी है तो ऐसे 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 जो है नदी जो है कोस भर जो है टेढ़ी है। ठीक है, कोस भर टेढ़ी है और उसमें पानी बह रहा है। तो क्या है? कोस भर नदी टेढ़ी है तो क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है, क्या होगा? क्रोशम कितने कितने दूर तक नदी टेढ़ी है? कोस भर, तो क्रोशम में हम जो है द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, क्रोशम कुटिला नदी। कोस भर जो है कुटिल नदी है। ठीक है, तो पूछ लेगा कालवाची और मार्गवाची जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो लगातार करने की क्रिया है। ठीक है, क्या है? लगातार यदि क्रिया को करा, उसमें कोई विराम नहीं, कोई रुकावट नहीं, तो उसमें जो है जो है काला धोने अत्यंत संयोग के अर्थ में जो है वहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। ठीक है, यानी कालवाची और मार्गवाची के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कोशम, क्रोशम, कुटिला नदी, और जो सभी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया जो है कालवाची और मार्गवाची के अर्थ में। एक हमारा जो है वार्तिक का है। वार्तिक ने कहा, क्या कहा? वार्तिक ने कहा अभितः परितः समयानिक्षा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीया। ये वार्तिक का कथन है। जो है वार्तिककार कहते हैं, कात्यायन कहते हैं कि अभितः परितः समयानिक्षा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीया। ठीक है, क्या है? अभितः परितः समयानिक्षा हाँ प्रति योगे, यानी कि अभिता के अर्थ में, परिता के अर्थ में, समया के अर्थ में, निक्षा के अर्थ में, हाँ के योग अर्थ में, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी दोस्तों? तो द्वितीय लगेगा। क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगेगा इन तीन जो है सभी के अर्थ में। पूछेगा यह सूत्र किसने कहा? यह सूत्र जो है वार्तिक द्वारा कहा गया है। ठीक है, वार्तिककार जो है उन्होंने अभिता परिता बोले कि इनके अर्थ में भी द्वितीय लगेगा। ठीक है, जैसे अभी जो है अभी हमने जो सूत्र पढ़ा उसमें द्वितीय लग रहा था, तो हम उन्होंने कहा कि इतने जो शब्द है इसके इसके आने पर भी उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो अभी कौन कौन सा दोस्तों? अभितः है। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों या आसपास। ठीक है, आसपास या दोनों ओर। ठीक है, आसपास या दोनों ओर अभितः का अर्थ होता है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर वृक्ष है, दोनों ओर वृक्ष है, दोनों ओर तालाब है, चारों ओर तालाब है, इस प्रकार। और समया अर्थ होता है समीप अर्थ में। ठीक, वह मेरे समीप है, वह मेरे पास है, या मेरे घर के पास समीप जो है नदी है, या मेरे घर के पास जो है तालाब है। ठीक है, निकषा निकट के अर्थ में, मेरे घर के निकट ये चीज़ है, मेरे घर के तरफ जो है समीप जो है, मेरे घर के निकट जो है बगीचा है, मेरे घर के जो है निकट जो है सड़क है, इत्यादि। हाँ अर्थ में शोक, यदि कोई खेद है, कोई शोक है, तो हाँ का प्रयोग करते हैं। प्रति, मेरे प्रति, उसके प्रति। ठीक है, प्रति मतलब और, जिसके प्रति हो उसमें द्वितीय लगेगी। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों। अभी तक क्या अर्थ हो गया? दोनों ओर या आसपास। परिता मतलब चारों ओर। समया माने समीप अर्थ में। निकषा माने निकट अर्थ में। शोक माने किसी को कष्ट इत्यादि हो तो उसका शोक होता है। प्रति माने और, जिसके प्रति। ठीक है, जिसके प्रति कोई कार्य होता है उसमें जो है द्वितीय लगेगा। ठीक है, तो यह हो गया सूत्र होगा। सूत्र पूछेगा अभिता परिता समया निकषा हाँ प्रति योगे में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, किसने कहा? किसका यह सूत्र है? वार्तिककार द्वारा सूत्र कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम उदाहरण द्वारा इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पूछेगा हमने अभी बताया दोनों ओर या आसपास। तो पहला है विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। ठीक है, क्या है? विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो दोनों ओर के अर्थ में हम अभिधा का प्रयोग करें। क्या करेंगे दोस्तों? अभिधा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो विद्यालय के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है, तो विद्यालय में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। विद्यालयम अभितः वृक्षा अस्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। ठीक है, अगला हमारा है घर के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, दोनों ओर तो अभिधा का प्रयोग करेंगे, चारों ओर तो परितः का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गृहम परितः वृक्षा सन्ति। क्या है? गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, बोल देंगे गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष है। गृह के चारों ओर जो है विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, और जो है गृह के चारों ओर जो है वृक्ष है। तो दोनों का में है एक शब्द का प्रयोग है अभिधा और परितः का। ठीक है, आगे है
तीसरा है हमारा लंका के समीप सागर है, ठीक है। तो लंकाम निक्सा सागर अस्ति, यानी कि निकट अर्थ में जो है निक्सा का प्रयोग किया जाएगा। तो लंका के समीप सागर है, तो लंकाम निक्सा सागर अस्ति, ठीक है। आगे है कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, उसके कोई भक्त है तो उसके लिए जो है कृष्ण खेद कहा गया है, दुख प्रकट किया गया है। तो उसमें हाँ का प्रयोग करेंगे, खेद या सुख के इत्यादि में हाँ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हाँ कृष्ण भक्तम, कृष्ण, हाँ कृष्ण को कष्ट है। कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है, तो हाँ कृष्ण अभक्त, क्या है, हाँ कृष्ण अभक्तम जो है अनुवाद हो गया। आगे हमारा है भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। क्या है, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यानी कि उसके प्रति कहा गया, कोई ने किसी के प्रति कहा कि जो है भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अनुवाद हमारा होगा बुभुक्षितम, यानी भूखे को न मतलब नहीं, प्रतिभाति कुछ भी मतलब भाता अच्छा नहीं, प्रतिभाति मतलब उसके प्रति अच्छा नहीं लगता, किंचित कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचिकम, भूख को कुछ भी अच्छा, अरे भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यह हमारा जो है अभिता परिता समया निक्सा के योग में जो है बना है, ठीक है दोस्तों। और हम एक दो और देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे है आश्रम के दोनों ओर वृक्ष है, क्या है, पूछेगा आश्रम के दोनों ओर वृक्ष है। आश्रम के दोनों ओर वृक्ष है, तो किसका प्रयोग करेंगे, दोनों ओर के अर्थ में दोस्तों परिता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो आश्रम जो है आश्रमम, क्या होगा इसका अनुवाद, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष है, तो अनुवाद इसका होगा आश्रमम, ठीक है। आश्रमम अभितः, अभितः आश्रमम अभितः वृक्षा संति, क्या हो जाएगा, वृक्षा संति, ठीक है। यह हो जाएगा वृक्षा संति, यानी कि आश्रम के दोनों ओर वृक्ष है, ठीक है। अगला एक हमारा है, एक है दोस्तों हमारा जो है गांव के आसपास वन है, क्या है, गांव के आसपास वन है, देख लेते हैं। गांव के आसपास वन है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा गांव के आसपास वन है, आस पास वन है, ठीक है। तो वन है दोस्तों गांव के आसपास, तो ग्रामम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रामम। आसपास के लिए क्या होगा दोस्तों, अभितः, ग्रामम अभितः। और वन का वनम अस्ति, क्या है, वनम अस्ति, गांव के आसपास वन है तो वनम अस्ति, ठीक है, वनम अस्ति, ठीक है। ग्रामम अभितः वनम अस्ति, गांव के आसपास वन है, ठीक है। और हमारा है कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर उपवन है, क्या है, गांव के चारों ओर उपवन है, क्या है, उपवन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ग्रामम, चारों ओर के लिए क्या होगा दोस्तों, परितः, ग्रामम परितः। और क्या है दोस्तों, चारों ओर क्या उपवन है, तो उपवनानी, क्या हो जाएगा दोस्तों, उपवनानी संति, उपवनानी संति, ठीक है, उपवनानी संति। यह हमारा हो जाएगा अनुवाद। सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, गांव के चारों ओर उपवन है, तो ग्रामम परितः उपवन, उपवनानी अस्ति या संति, ग्रामम परितः उपवनानी संति, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है चारों ओर, दोनों ओर, दुख के अर्थ में और जो है समीप के अर्थ में, निकट के अर्थ में हमने सभी जो है यहाँ पे पढ़ा दिया। आगे है लंका के समीप जो है रावण को लंका के समीप मारा गया, यानी लंका के समीप मारेगा कौन, राम। तो राम लंका के समीप मारेंगे, तो रामम लंकाम समीप निक्सा हनयंती, क्या हो जाएगा, राम जो है लंका के समीप रावण को मारे, क्या है, लंका के समीप जो है लंका के समीप जो है मारेगा, राम लंका के समीप मारेंगे, ठीक है, मारेंगे। तो क्या हो जाएगा, रामम, रामम जो है लंकाम समया समीप, ठीक है, समीप होगा, समीप अर्थ में समय जो है जो हमारा है समीप अर्थ में निक्सा, तो रामम लंक जो है निक्सा लंकाम, और जो है
मारने का होगा हनिष्यति। ठीक है। रामम जो है निक्षाह लंकाम हनिष्यति। राम लंका के जो है समीप मारेगा। ठीक है। तो रामम लंकाम जो है निक्षाह जो है हनिष्यति। ठीक है। हनिष्यति इस प्रकार हम बनेगा। तो दोस्तों यह हमारा सूत्र था। तीन चार सूत्रों को आज हमने पढ़ा दोस्तों। पहले सूत्र का नाम हमारा था, यहाँ पे उपान जो है अधि आंग वश धातु के साथ हमने जो है सूत्र को पढ़ा, और जो अंतरा अंतरिक योग में सूत्र को पढ़ा, और जो है काला धोने अत्यंत संयोग के अर्थ में पढ़ा, और जो है वार्तिक कार के अनुसार जो अभितर परितर समय निश्चय हाँ प्रतियोगी अपि द्वितीया के अर्थ में भी हमने जो है उदाहरण सहित जो है सूत्रों को पढ़ लिया। तो दोस्तों यह हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। कारक प्रकरण का था दोस्तों। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ाने का जो है प्रयास, अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया गया दोस्तों, कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। और जो है यदि आप इसके पहले भाग को, इसका प्रथम जो है कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, और कर्ता कारक कर्म कारक जो 2 क्लास हमने लिया पहले से, वह जो है यूट्यूब के प्ले लिस्ट में है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। नमो नमः दोस्तों। नमस्कार। शुभ रात्रि। ठीक है।